देखिए, ये जो 1947 में बंटवारा हुआ, ये कम्युनल बेस पे हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई, तो मेरे लिए और हमारे परिवारों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा दिन हम उसको कहेंगे कि उसी दिन जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई और जम्मू कश्मीर में जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवार थे, उन लोगों को नागरिकता मिली। आस यही थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली। तो वो दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, इवन के भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने धारा 370 और 35 को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने का जो सपना था हमारा, वो पूरा किया। धारा 370 जो है, जो 1950 में लगी, हम तो 1947 में आए थे। अगर 35 की बात करें, वो 1954 में आया, लेकिन इन्होंने डेलीवरेटली कहा था कि ये बाहर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ा खुशी का मौका तो ये है कि हम जहां आज जम्मू में नौकरियां कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इवन के असेंबली में वोट डाल सकते हैं, पंचायत में वोट डाल सकते हैं। इससे पहले तो वो सारे के सारे अधिकार हमारे पास नहीं थे। जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, कितने हैं कम से कम जम्मू कश्मीर में? देखिए, इनका किसी ने आज तक कोई डाटा नहीं बनाया। मैं आपको क्लियर बता दूं, तो 2006 के बाद हमने आज तक 22,160 फैमिली जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हुई, जिन्होंने खुद आके कहा कि हम पाकिस्तान से उस गांव से उठ के आए हैं। 90 की बात करूं अगर, तो 90 में क्या था, हमारे कश्मीरी भाई जो थे माइग्रेंट हुए थे। आज एक परिवार को तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रिलीफ जो है भारत सरकार ने दी है कि वो लोग घरों से उजड़े, उनके साथ ये नुकसान हुआ। तो अगर उस तरफ देखा जाए तो मेरे ख्याल जो 1947 में जो कत्लेआम हुआ, ये लोग अपना पूरी प्रॉपर्टी घर बार छोड़ के वहाँ आए, इनके साथ तो एक इस्तेला व्यवहार ही है ना। इनको भी इन्होंने एक चंदी टैब जो ज़्यादा नहीं तो 2-4 साल 5 साल के लिए देनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने आप को बाकी नागरिकों के बराबर तो ला सकें। ये लोग जो 5,764 गवर्नमेंट मानती है, उसको तो रिलीफ देनी चाहिए ना। टोटल इन्होंने 4 सालों में 1500 फैमिली को दी है। ढीलापन कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ पे हो रहा है? रेवेन्यू की तरफ से। पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का एक लंबा संघर्ष, जिसमें जब 1947 में ये अपने घर बार छोड़कर, अपने ज़मीन जायदाद, इवन हर कुछ छोड़कर पाकिस्तान से जब ये हिजरत करके हिंदुस्तान में आए, और यहाँ पे जो इनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए। मगर अब जब से भाजपा की हुकूमत आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है, थोड़ा बहुत इनके जो हक को मिलने की शुरुआत हो चुकी है, और कुछ हुकूक तो इनको मिल भी चुके हैं। सब विषयों पे बात करने के लिए जो इनका संघर्ष था, वो किस तरीके का था, और क्या क्या इनकी डिमांड्स थी, और कहाँ तक इनकी डिमांड्स को पूरा किया गया, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के जो नेता हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बोलेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह राम जी, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, 1947 के बाद जब आप यहाँ पे आए, हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, या जम्मू कश्मीर में आए, तो जो संघर्ष था, क्या डिमांड्स रही उस टाइम, और अभी तक कितना उसमें पूरा हुआ? देखिए, ये जो 1947 में बंटवारा हुआ, ये कम्युनल बेस पे हुआ था। उस समय 2 मुल्क बने थे इंडिया के, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और जो हिंदू लोग वहाँ उस एरिए में रह गए, जो पाकिस्तान के पास चला गया, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग हिंदुस्तान में चले जाइए, कि आप लोगों के लिए हिंदुस्तान बन चुका है। और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम फैमिलीज़ थी, उनको कहा गया कि आपके लिए पाकिस्तान बन गया, आप वहाँ चले जाओ। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो लोग हिंदुस्तान के नज़दीक थे, वो तो लोग पूरे भारतवर्ष में चले गए। कोई दिल्ली में चला गया, कोई पंजाब में चला गया, कोई बॉम्बे कलकत्ता में चला गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के निवासी जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट जो था, ये बिल्कुल एडजॉइनिंग बॉर्डर था जम्मू कश्मीर के पास। जब तक इन लोगों को पता चला कि बंटवारा हो चुका है और कत्लेआम भी शुरू हो गया, तो इन लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए बेहतर यही समझा कि हम जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं। तो ये लोग जम्मू कश्मीर में आए गए। जहाँ आए हुए इनको तकरीबन 2 महीना और 9 दिन ही हुए थे, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया, जिसको हम कवाली हमला बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर तो डिस्टर्ब हो गया, यहाँ के लोगों ने भागना शुरू कर दिया हिंदुस्तान की तरफ। और हमारे लोगों ने 2 महीने में कौन सा मकान बनाना था, ये लोग भी अपनी जो गठरियाँ वहाँ से उठा के लाए थे, जो कपड़ा वगैरह, उसको लेके इन्होंने भी पैदल मार्च कर दिया पठानकोट की तरफ। लेकिन इतने में क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद 26 अक्टूबर को विलय हो गया जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ। तो हमारे लोग पैदल जा रहे थे, इन लोगों को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और
स्वर्गीय नेहरू जी ने लखनपुर में रोका और इन लोगों को कहा कि बॉर्डर जितना भी है जो पूरा का पूरा खाली हो गया है, वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम विलेज थे, तो आप लोग हिंदुस्तान की तरफ मत जाइए, जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ बैठ जाओ, जो हिंदुस्तान के नागरिक को मिलेगा वो हम जहाँ भी देंगे। उस आश्वासन में ये लोग बॉर्डर पे पूरा बैठ गए, कीड़ियाँ गंडियाल से लेकर प्लाम वाला तक। लेकिन बदकिस्मती इनकी रही, जब सरकार कश्मीरी हुक्मरानों के अधीन आ गई तो उन लोगों ने लास्ट में यही आश्वासन देने की, आप लोग भारत के नागरिक हो, भारत सरकार चाहे तो आपको कहीं भी बसा सकती है, जम्मू में जितनी देर रहना है एज ए गेस्ट आप रह सकते हो, लेकिन जहाँ हम आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दे सके। मगर जब उन्होंने आपको यहाँ पे बसाया, उनको बिठाया, उस वक्त आपको बोला गया आप यहाँ बैठिए, जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ बैठिए, क्या उन ज़मीनों का मालिकाना हुकूक दिया गया आपको? नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, 1954 में एक कानून बनाया कैबिनेट का, कि उसमें ये था कि जम्मू कश्मीर के जो वासी थे, जो एरिया हमारा पाकिस्तान में चला गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर था, मुजफ्फराबाद था, तो वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों को, वो तो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, उन लोगों को इन्होंने कैबिनेट एक आर्डर पास किया कि इन लोगों को बसाने के लिए इनको 4 एकड़ जो है वो ज़मीन दी जाए, 4 एकड़ पर फैमिली, 6 एकड़ और 4 एकड़, 4 एकड़ जो है जहाँ पानी वगैरह लगता हो और 6 एकड़ जो खुश्की है। तो उस पैटर्न पे इन लोगों ने उनकी जो बस्तियाँ जो थी उनको बसाना शुरू कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, जब उन लोगों को इन्होंने बसा दिया तो कुछ परिवार हमारे थे, कुछ ऐसी जगह थी जो पूरे के पूरे मुस्लिम विलेज थे जो खाली हुए थे, वहाँ हमारे लोग बैठे थे, तो वो कस्टोडियन लैंड थी। फिर इन्होंने क्या किया, उसी आधार पे हमारे लोगों को भी वहाँ कुछ ज़मीनें लाट कर दी, लेकिन वो मैक्सिमम 15 या 20% लोगों को मिली, मेजॉरिटी आर लैंडलेस। तो ये जो 20% ये भी तो रिफ्यूजी थे, मगर रिफ्यूजीज़ ये किस, मतलब कुछ इनकी कैटेगरीज बनाई हुई थी इनके रिफ्यूजीज़ की, कोई ऐसा था सिस्टम कि नहीं ये ए कैटेगरी या बी कैटेगरी जिसमें आप 20% मान रहे हैं कि उनको लैंड दी गई? नहीं, वो 20% उन्हीं लोगों को मिली जो कहीं एक जगह मेजॉरिटी में बैठ गए। ज़मीनें जो थी वो कस्टोडियन की लैंड थी, वो लोग जहाँ से अपनी ज़मीनें छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे, तो वो लोगों को ज़मीनें इन्होंने लाट कर दी। लेकिन उसके आगे इन्होंने ये भी लिख दिया कि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं, जहाँ लिखा गैर रियासती लिख दिया, उस पर पाकिस्तानी लाठी लिख दिया, यानी कि मालिक उनको नहीं बनाया इन्होंने। ये मैं एक चीज़ बताऊँगा, हम सुनने आ रहे हैं कि बहुत इश्यूज़ थे रिफ्यूजीज़, पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को लेकर, स्टेट सब्जेक्ट का था, ज़मीन का था, मुआवजे का था, ये इश्यूज़ क्या अब रिजॉल्व हुए हैं? देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई, तो मेरे लिए और हमारे परिवारों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा दिन हम उसको कहेंगे कि उसी दिन जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई और जम्मू कश्मीर में जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवार थे उन लोगों को नागरिकता मिली। पहले तो हम लोगों को जम्मू कश्मीर में ना तो ज़मीनें हमारे नाम पे थी, ना जहां हम रहते हैं वो मकान हमारे नाम थे। इवन कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा होता है वोटिंग राइट, वो भी हमें यहाँ असेंबली में वोट डालने का अधिकार नहीं था। हम सिर्फ एक पार्लियामेंट का वोट डालते थे, तो एक एमपी को चुनते थे, लेकिन एमपी जो था वो कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमपी यहाँ जम्मू में बनता है, तो वो क्या डेवलपमेंट करेगा, उसने उन लोगों को भी देखना है जो दूसरे लोग हैं। तो हमारे लोग जो थे ये पिछले 70-75 सालों से अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस कर रहे थे, और लास्ट आस यही थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली। तो वो दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, इवन के भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने धारा 370 और 35 को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने का जो सपना था हमारा वो पूरा किया। मतलब आपका कहना है कि 370 और 35 के टूटने से पहले आपको असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का हक भी नहीं था? बिल्कुल नहीं था, यही तो प्रॉब्लम थी। इन्होंने हमें अपना मानना ही नहीं था। ये कहते थे कि ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के ये नागरिक नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये अलग रियासत थी। ये यहाँ 35A का देते थे, 370 का हवाला देते थे, जबकि हम पे वो दोनों चीज़ें लागू नहीं थी। धारा 370 जो है ये 1950 में लगी, हम तो 1947 में आए थे, और अगर 35A की बात करें वो 1954 में आया। लेकिन इन्होंने डेलीवरेटरी कहा था कि ये बाहर के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। इसमें हमने देखा कि कांग्रेस की हुकूमत भी थी, सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर आप भारत के नागरिक थे, क्या कांग्रेस ने अभी तक कोई उसमें कदम, जब मतलब बीजेपी से पहले, क्या कांग्रेस ने कोई आपको रिलीफ दिया या कोई किसी किस्म का कोई मदद की?
देखिए, डेमोक्रेसी में एक ही चीज़ आती है कि नुंजा कुंजा की गेम होती है। और इवन के जो हमारे हुक्मरान थे जिनके हाथों में जो सत्ता थी जम्मू कश्मीर की, वो ये नहीं चाहते थे कि ये तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं, इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाए। अगर इनको नागरिकता देते तो जहाँ नेचुरली वोटिंग पावर बढ़ती थी, जहाँ जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ती थी, तो फिर उनकी जो कश्मीरी हुक्मरानों की कुर्सी जो थी वो छिन जाती थी। उन्होंने एक ही रट लगाई कि हम इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे। ठीक। और ये मुझे बताइए कि जो इश्यूज थे आपका 370-35 के बाद बीजेपी की हुकूमत थी, क्या वो इश्यूज अब रिजॉल्व हुए हैं? क्या वो पूरे हुए हैं जो आपकी डिमांड्स थी? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा खुशी का मौका तो यही है कि हम जहाँ आज जम्मू में नौकरियाँ कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इवन के असेंबली में वोट डाल सकते हैं, पंचायत में वोट डाल सकते हैं। इससे पहले तो वो सारे के सारे अधिकार हमारे पास नहीं थे। मतलब आपके कहने का मतलब जो रिफ्यूजी का एक टैग था वो ख़त्म हो चुका है 370 और 35 बिल्कुल। आज हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। जो इन्होंने एक हुआ रखा था परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो ख़त्म कर दिया और सबको इक्वलिटी देते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। वो हमारे पास भी है, जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास भी है। आपका रिजर्वेशन का भी एक इशू था, क्या उसमें कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है? देखिए, जहाँ एक कमीशन बना था बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो उन्होंने हमें भी बुलाया, हम भी उनसे मिले और हमने एक रिक्वेस्ट की कि देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वे पिछले 75 सालों से बेचारे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें नौकरियां तो मिलती नहीं थी, इवन कि एजुकेशन से भी इन्होंने वंचित रखा था। तो आप ऐसा करो कि हमें कोई ना कोई ऐसा प्रावधान पेश करो जिससे हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिले। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, इनमें 70% तो पहले ही एससी कम्युनिटी के थे, उनको तो वो उसका फ़ायदा मिल सकता है कि वो एससी के थे। तो 20% जो थे वो ओबीसी में ऑलरेडी पहले भी थे, जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। तो 10% ऐसे लोग थे जिनमें कुछ ब्राह्मण फैमिली थी, कुछ राजपूत फैमिली थी, कुछ महाजन वगैरह थे जिनको ये फ़ायदा नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि जब ओबीसी का सबको स्टेटस मिल गया वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को, तो इसमें इतना तो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी नौकरी मिलती है तो उसमें 27% रिजर्वेशन है। बच्चों को इतना तो फ़ायदा मिलेगा। मैं एक सवाल करना, पहले तो मैं पूछूंगा कि जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं कितने हैं कम से कम जम्मू कश्मीर में? देखिए, इनका किसी ने आज तक कोई डाटा नहीं बनाया। मैं आपको क्लियर बता दूं, खाली आई वाश जहाँ होता रहा। जब भी कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने गुहार लगाई तो उन्होंने इनको पूछा, तो इन्होंने कभी कुछ लिख के फिगर भेज देने, कभी कुछ ले देने, कोई मतलब उस पर गौर नहीं करनी कि हम इसका तय दिल से सर्वे करवाएं, कहाँ कहाँ कितने लोग हैं, ऐसा इन्होंने कभी करवाया नहीं। हमारी संस्था जो थी, मैं 2006 में प्रेसिडेंट बना था, तो 2006 के बाद हमने आज तक 22,160 फैमिली जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हुई, जिन्होंने खुद आके कहा कि हम पाकिस्तान से उस गाँव से उठ के आए हैं। हमारे फादर का ये नाम था, हमारे गांव का ये नाम था। तो ये 22,160 फैमिली जो हमारे पास आज भी रजिस्टर्ड है। 22,160 मतलब उससे ज़्यादा हो सकती है ना? नहीं, है तो ज़्यादा थी, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक ही चीज़ थी कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में हमें नागरिकता मिले या ना मिले। कुछ लोग छुप गए थे बेचारे, कईयों ने फेक PRC बना लिए थे, अपना टाइम तो पास करना था। तो अगर देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो लोग थे, मेरे ख्याल लाखों की तादाद में जो लोग थे वो वेस्ट पाकिस्तानी आए थे। मैं जम्मू कश्मीर की मिसाल देता हूँ कि 1947 में हमारे साथ ही बंटवारे में पंडित त्रिलोचन दत्त जी आए। वो पढ़े लिखे थे, आते ही यहाँ शेख गवर्नमेंट में वो रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए, और जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए, जो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स थे या रिश्तेदार थे, उन्होंने कन्वर्ट कर दिए जम्मू कश्मीर में। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा लिया, वो दूसरी लैंड में चले गए। अच्छा, जो ये बच्चे आपके मतलब रेफ्यूजीज़ के बच्चे थे, अब रेफ्यूजीज़ तो हम बोलेंगे नहीं फ़िलहाल, पीछे जो रेफ्यूजीज़ का आपको टैग था, दफ़ा 370 और 35A के हटने से पहले क्या वो गवर्नमेंट नौकरियां थी उनके पास में, गवर्नमेंट सर्विस करते थे? देखिए, यही प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी, हमारे पास जम्मू कश्मीर का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं था। हमारे बच्चे जो थे वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं कर सकते। इवन के टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी हम वंचित थे, प्रोफेशनल कॉलेजों में हमारे बच्चे नहीं जा सकते थे। हमारे लिए सिर्फ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियाँ थी। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादातर लोगों ने डिफेंस को चुना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे लोग चले गए, उसी से हमारे लोगों का गुजारा चलता रहा। अब
एक बिल भी आ रहा है कि इसमें एक राइट मतलब एक ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर क्या एक हक दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये सुनने में आया, अभी पूरी तरह से इसको हम ये नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उनको हक दिया गया है कि रेफ्यूजी में से वो एक एमएलए अपने तौर से बना सकते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि क्या इसमें कुछ और फॉर्मेट? देखिए, अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देती है तो मेरे ख्याल इससे बड़ी खुशी हमारे परिवारों में और कोई नहीं होगी कि हम लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, कि हमारी जो हमारा पंच सरपंच कोई था नहीं, ना कोई एमएलए था, ना ही हमारी कोई डेवलपमेंट की है, ना उस तरफ किसी ने ध्यान दिया। लेकिन अगर आज कोई हमारा नुमाइंदा जो चुन के आगे जाएगा तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा नहीं तो हमारे लोगों को के जख्मों पर कुछ तो मरहम लगाएगा, कुछ तो उनकी मदद करेगा, ताकि जो पिछड़ापन था हमारा 75 सालों से वो दूर हो सके। आपका कहना है 22,000 मतलब आपके रजिस्टर जो आपके पास रजिस्टर्ड है आज से 2 साल या 3 साल पहले 22,000 फैमिलियाँ हैं। 22,000 फैमिली एक बहुत बड़ी तादाद होती है। क्या एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एक नुमाइंदा वो पूरा जो रेफ्यूजीज़ का मतलब रेफ्यूजीज़ की बात या रेफ्यूजीज़ की डेवलपमेंट के लिए बात कर सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता एक की जगह जैसे बाकियों को मतलब ओबीसी वगैरह को 5, 6 या 6-7 दिए हैं तो इनको भी रेफ्यूजीज़ को भी 1-2 और मतलब उनको मैंने यहाँ पे जहाँ इलेक्शन कमीशन की एक टीम आई थी जम्मू में, लिमिटेशन का इशू था जब, तो मैंने उनको रिटर्न में दिया था कि हमें कम से कम 2 या 3 सीटें दी जाए, एक कठुआ से दी जाए, एक जम्मू से दी जाए, ताकि हमारे लोग जो है ना ये अपने आप को लिफ्ट अप कर सकें। तो उनकी क्या सोच थी, उनकी तरफ से क्या जवाब आया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो सुनने में आ रहा है कि इस बार एक सीट जो है वो ज़रूर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को देंगे, ताकि उससे भी क्या होगा, अगर 22,160 फैमिली है ना तो वो उनका भला जो है वो कर सकता है। अच्छा, लास्ट में आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि अभी क्या क्या कमियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कर सकती है रेफ्यूजीज़ के हक़ में, रेफ्यूजीज़ के भलाई के लिए, और क्या मतलब लगता है कि और भी कुछ मतलब जो आपकी डिमांड्स है उसमें रह गई हैं या कुछ कमियां हैं वो रह गई हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफ्यूजीज़ की भलाई के लिए और भी ये मतलब कदम उठाकर तो उनकी भलाई कर सकती है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक 20 जून को रिफ्यूजी डे आता है और उन रिफ्यूजियों की बहुत ही मदद जो है वो वर्ल्ड करता है, इवन कि जिस कंट्री में रहते हैं वो तो करता, लेकिन जहाँ हमारी ये भी एक बदकिस्मती रही है कि इन्होंने हमें ना तो रिफ्यूजी माना, ना इन्होंने जम्मू कश्मीर का माना। हम इनको कहते हैं कि आप हमें रिफ्यूजी स्टेटस ही दे दो, ताकि पूरी वर्ल्ड में ये तो पता चला कि जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजीज़ हैं। ये उस तरफ भी ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वो स्टेटस भी मिल जाता तो जितनी भी मदद बाहर से आती है वो रिफ्यूजियों को ज़रूर मिलती। आज देखिए 90 की बात करूं अगर, तो 90 में क्या था, हमारे कश्मीरी भाई जो थे माइग्रेंट हुए थे। आज एक परिवार को तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रिलीफ जो है वो भारत सरकार ने दी है कि वो लोग घरों से उजड़े, उनके साथ ये नुकसान हुआ। तो अगर उस तरफ देखा जाए तो मेरे ख्याल जो 1947 में जो कत्लेआम हुआ, ये लोग अपना पूरी प्रॉपर्टी घर बार छोड़ के वहाँ आए, इनके साथ तो एक इस्तेला व्यवहार ही है ना। इनको भी इन्होंने एक चंदी टाइप जो ज़्यादा नहीं तो 2-4 साल 5 साल के लिए देनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने आप को बाकी नागरिकों के बराबर तो ला सकें ये लोग। तो ऐसा गवर्नमेंट ने करनी 5.5 लाख रुपया जो रिलीफ दे रहे हैं वो भी सारे परिवारों में पिछले 3-4 सालों से ये रिलीफ शुरू हुई है। आज भी मैं अगर देखा जाए तो 1500 परिवारों को टोटल इन्होंने रिलीफ दी है। गवर्नमेंट मानती है, अपने रिटर्न फिगर्स जो हैं ये बोलते हैं कि हमारे पास 5,764 फैमिली है। मैंने कहा कि अगर 5,764 है तो उनको तो दो। आपने आज तक 4 सालों में क्या किया, 1500 लोगों को अगर दिया। आपके पास 22,000 फैमिली हैं तो इनके पास 5,000 ही टोटल रजिस्टर्ड है। देखिए, हम उसको मानते हैं कि उस समय 5,764 होगी, आज एक फैमिली के 4-4 परिवार बने हैं, 5-5 बने हैं। लेकिन जो 5,764 गवर्नमेंट मानती है उसको तो रिलीफ देनी चाहिए ना। टोटल इन्होंने 4 सालों में 1500 फैमिली को दी है। ये इन्होंने एहसान की है सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान। आपका कहना मतलब इतना ढीला काम जो है इन्होंने किया है। लोग पटवारियों के पास जाते थे, पटवारियों का एक ही बहाना था कि हम रिंग रोड में लगे हैं, हम एक्सप्रेस वे में लगे हैं। ढीलापन कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ पे हो रहा है? रेवेन्यू की तरफ से। क्या इस सिलसिले में कहीं मैं वही बोलना चाहता हूँ, डीसी ने भी आगे एक पटवारी जो होता है जहाँ से ये बेस चलता है, पटवारी को उन्होंने कभी जमाबंदी में लगा दिया। पटवारी के पास लोग जाएंगे तो बोलते हैं हमारे पास जमाबंदी का काम चल रहा है, 1 महीने के बाद आओ। उसके बाद जब दूसरी बार आदमी गया तो उसने कह दिया कि यार रिंग रोड का काम चल रहा है, मुझे वहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी है। रिंग रोड ख़त्म हुआ तो अभी एक्सप्रेस वे बन रहा है। मतलब लोग जो है वो बार बार चक्कर लगाते रहे, किसी की सुनवाई नहीं हुई।
क्या आप तो कहते हैं कि बीजेपी के मतलब 370 और 35A के नहीं, बाद हमें रिलीफ मिला, मगर बीजेपी ने जो किया है वो तो हमारे लिए बहुत है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद आपका करता कहना हूँ। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया, मगर अब जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है वो जहाँ की प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, जहाँ का जो ढीलापन है ना वो सुनवाई नहीं करने जा रहा, उसके लिए मजबूरन जहाँ तो दोबारा हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, जहाँ फिर सेंटर के पास ही जाकर गुहार लगानी पड़ेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे रिफ्यूजी के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उनके नेता भी, उनके नुमाइंदे भी हैं, जिनका ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि मोदी सरकार में कम से कम हमें रिफ्यूजी का जो टैग लगा हुआ था वो उतर चुका है और अब हम अपने आप को J&K का नागरिक कह सकते हैं और हम इसमें खुशी महसूस करते हैं कि कम से कम बीजेपी की हुकूमत में जो उन्होंने हमें ये 370 और 35A के जाने के बाद कम से कम हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो है मिली है, उससे हम खुश हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी हुकूमत ने हमारी भरपूर मदद कर रही है, मगर जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है वो हम तक पहुंचा, जो हमारा हक है वो हम तक पहुंचाने में जो इनकी जो कमज़ोरी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो कमज़ोरी है, जो उनका ढीलापन है, उसी वजह से हम परेशान हैं। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो एक टैग था रेफ्यूजी का वो हम ख़त्म हो चुका है। हमें सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो टैग है जो हमें मिल चुका है, हमें नागरिकता मिल चुकी है, जिसके हम सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के बहुत आभारी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।